अपनी संतान के चहुमुखी विकास के इच्छुक समस्त अभिभावकगण, मैं श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, आपका अभिवादन करती हूँ और साथ ही आपसे चाहती हूँ कि आप अपना किरदार इस तरह निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी आपके लिए तालियां बजती रहें। यानी यदि आपकी पेरेंटिंग समाप्त हो गई है, वो समय खत्म हो गया है जब बच्चों को आपको की इतनी आवश्यकता नहीं है, तब भी बच्चे सब लोगों के समक्ष आपकी तारीफों के पुल बांधते रहें और कहते रहे मेरे पिताजी ने, मेरी मम्मी ने आज हमें यहाँ तक पहुँचाया है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपना वक्तव्य प्रारंभ करती हूँ। हुआ क्या, अभी थोड़े दिन पहले मैं टीवी पर, आप सबने भी देखा होगा, टीवी पर जूनियर करोड़पति का प्रोग्राम देख रही थी। उसमें एक बच्ची थी, उसका नाम तो मुझे याद नहीं, अगर आपको याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो उस बच्ची ने बहुत ही इत्मीनान से कहा कि अपने स्कूल में तो मैं सर अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती हूँ। अपने गणित के सवाल, अपने मैथ के सवाल सारे इतने अच्छे सॉल्व करती हूँ। परंतु जब मैं अपने पापा के सामने बैठती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ और मैं गलत कर जाती हूँ। और मेरे पापा जब मुझे ऐसे घूरते हैं, उसने उसमें घूर के भी दिखाया, तो घूरते हैं तो मैं सब भूल जाती हूँ और फिर पापा मुझ पर गुस्सा होते हैं। तो मैं, बस यही बात मेरे एक दिमाग में कौंध गई कि क्यों ऐसा क्यों हो जाता है? आशा के विपरीत जब हमारे सामने हमारा बच्चा कोई रिएक्शन करता है तो हमें गुस्सा तो आता है। ये प्रारंभ में आपने देखा होगा, जब आपसे कोई गलती होती थी तो आपके पिताजी माताजी धड़ाक से चांटा लगा देते थे, आपकी पिटाई कर देते थे। यहाँ तक कि है कि बच्चे बड़े आराम से बताते हैं कि जो है मेरे पिताजी ने तो मुझे डंडे से मारा, मेरी माँ ने मुझे चप्पल से मारा, मेरी उससे बेलन से मारा, और बहुत खुश हो के बताते हैं। परंतु आज का बच्चा तो ये चीज़ नहीं बर्दाश्त कर सकता। वो इतना संवेदनशील हमारे द्वारा बना दिया गया है, या परिस्थितियों के की अनुकूलता लेकर के हमने उन्हें इतना संवेदनशील बनाया है कि वो हमारा जरा सा घूरना भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो इस बात को लेकर के ही मैं आज आपसे चल रही हूँ कि यदि हम माता पिता अपने घर में बच्चे के समक्ष तनावपूर्ण व्यवहार करेंगे तो क्या हम सिखा पाएंगे? और यही बात मैं आपसे कह रही हूँ कि जब जैसे ही हमने बच्चों की मेंटल फिजिकल स्किल्स को हमने बढ़ाया, तभी तो बच्चा दौड़ दौड़ कर हमारे पास आया। यानी कि यदि हम मेंटल फिजिकल स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें अपने घर में तनावपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये, क्योंकि पेरेंट्स आर द फर्स्ट लुकिंग ग्लास ऑफ देयर चिल्ड्रन। जैसा भी बच जैसा पेरेंट्स करते हैं, बच्चे बिल्कुल उसी का प्रतिबिंब होते हैं। वो बिल्कुल वैसे ही दिखाई देते हैं जैसा कि हमारे घर का वातावरण होता है, हम माता-पिता करते हैं। माता-पिता ने गृहस्थ जीवन एक तपोवन है, जिसमें कि अ, त्याग की आराधना करनी पड़ती है, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। तो अगर हम क्रोध को त्याग करेंगे तभी तो हम कार्य कर पाएँगे। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि जैसा हम कहते हैं, बच्चा कभी वैसा नहीं करता, पर जैसा हम करते हैं, बच्चा सेम वैसा ही करता है। यानी कि बच्चा जो है कॉपी करना ज़्यादा पसंद करता है। एक बार काफ़ी सारे बच्चों में काफ़ी लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे, तो छोटे-छोटे बच्चे बैठे थे बड़े आराम से। हम भी बैठे हुए थे, तो हम ऐसे ही बातें करने लगे बच्चों से और पूछा, "बेटा आप क्या बनोगे?" किसी ने कहा, "मैं इंजीनियर बनूँगा।" कोई कहने लगा, "मैं प मैं तो डिलीवरी बॉय बनूँगा, मैं जो है डॉक्टर बनूँगा, मैं साइंटिस्ट बनूँगा।" एक छोटी-सी बच्ची प्यारी-सी थी, उससे पूछा गया कि, "तू क्या बनेगी बेटे, आप क्या बनोगे?" तो उसने बड़े उससे कहा, "मैं तो मम्मी बनूँगी।" तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सब लोग हँसने लगे कि ये तो ये कह रही है मम्मी बनूँगी। अरे तब मैंने उन लोगों के समक्ष बात की कि अरे मम्मी बनना तो इतना उत्तरदायित्वपूर्ण काम है। एक माँ बनना सबसे बड़ा एक उत्तरदायित्व से युक्त काम है, जिसको जो समझदारी से निभा जाए वही बहुत बड़ी बात है। और जब क्या कहते हैं, एक बच्ची ये कह रही है कि मैं मम्मी बनूँगी, तो उसकी माँ उसकी आइडियल है। वो अपनी माँ को सारे दिन देखती है और उसके अनुरूप व्यवहार करना चाहती है, क्योंकि हम वही तो बनना चाहते हैं, जिसका व्यवहार हमारे लिए हमारे अनुरूप होता है या हमारा आदर्श होता है। हम जिसको आइडियल मानते हैं, हम वही बनना चाहते हैं। और इसी तरह से जो है
वो इतना बड़ा उत्तरदायित्व निर्वहन करने के लिए तैयार हो रही थी। तो इसमें एक हास्य की बात नहीं है, ये गौरव की गरिमा की बात है। तो कई बार हम क्या करते हैं कि अपने बच्चे के शारीरिक विकास के लिए कि हमारा बच्चा स्वस्थ हो जाए, मोटा हो जाए, तो हम उसको ठूस-ठूस कर खिलाते हैं। नहीं, नहीं, ये भी खा ले, ये भी खा ले। मैंने कई माँओं को, बाप को देखा है कि ज़बरदस्ती बच्चे को खिलाने की कोशिश करते हैं। अरे बच्चा वही खाएगा जो उसका शरीर माँग रहा होगा। इस तरह से नहीं करिएगा। हमेशा ध्यान रखिए, हर किसी का व्यक्तित्व भिन्न होता है। आपका व्यक्तित्व भिन्न है, आपके बच्चे का व्यक्तित्व भिन्न है, आपकी बेटी का, बेटे का व्यक्तित्व भिन्न है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप उनको, अगर आपको खाने का बहुत शौक है, तो आप उससे भी अपेक्षा करते हैं कि ये भी बहुत अच्छा खाए। यदि आपको भोजन का शौक नहीं है, तो आप सोचते हैं कि आपका बच्चा भी ना खाए। हाँ, मैं ये कहती हूँ कि बच्चे को भोजन सही कराना चाहिए, पर उसकी जो डाइट है वो बहुत ही बैलेंस डाइट हो। उसका को हमें उसकी जो इमोशनल डिज़ायर है खाने के प्रति, वो हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। यानी कि बच्चा कहता है कि मुझे ऐसी चीज़ खाने को जी कर रहा है, तो आप सोचिए कि यहाँ पर मैं किस चीज़ को बनाकर दूँ जो उसके लिए, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो, और कैसी चीज़ ना बनाऊँ कि ऐसी चीज़ बनाऊँ जिससे कि उसके अंदर वही टेस्ट उसको डेवलप हो जाए जो कि वो चाह रहा है। ये थोड़ी-सी आपकी बुद्धिमत्ता की बात होगी कि आप माता-पिता स्वयं देखें कि आप बच्चे को किस तरह से परोसें, क्योंकि आपका प्रेज़ेंटेशन भी बहुत मायने रखता है। अगर आप फल बच्चा नहीं खाना चाह रहा, तो आप उसको एक फ्लावर बना कर के फल का, अमरूद का, सेब का दे सकती हैं और बच्चे से कहिए देखिए ये लोटस है, ये गुलाब है। इस तरह से और भी चीज़ें कई तरह से बना सकती हैं कि किसी चीज़ का देखो ये मिक्की माउस बन गया, ये इस तरह से। तो जब आप इस तरह से उस बच्चे को देखते हैं, तो उसके अंदर भोजन के प्रति लालसा पैदा होती है और वो बच्चा बहुत अच्छी तरह से भोजन के प्रति सजग हो जाता है कि मुझे वो तो प्रारंभ में जो आपने उसके अंदर आदतें डाली, वही आदतें तो विकसित होकर एक आगे चलकर उसके काम आएँगी। तो क्योंकि वो उसे हेल्दी फूड खाने की आदत पड़ जाएगी। मैंने शायद वो एक बहुत बड़ा जंक फूड के ऊपर भी एक आपका सेशन ले रखा है, यदि आपको ज़्यादा विस्तार में जाना है, तो आप उस पर भी सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि जैसे तो अच्छी आदत डालने के लिए हमें सबसे पहले बच्चे के भोजन के प्रति सजग होना पड़ेगा। कि एक सबसे बड़ी बात है कि हम अपने वस्त्रों के, माता-पिता स्वयं, वो अपने वस्त्रों के प्रति भी सजग रहें। उनके वस्त्र साफ, धुले, स्वच्छ हों। क्योंकि अगर आप खुद स्वच्छ रह रहे हैं, तो आपका बच्चा भी स्वच्छ रहेगा। यदि आप स्वच्छ नहीं रह रहे, आप भी गंदे कपड़ों में बाहर चले जाते हैं या गंदे बिना झड़े बिस्तर पर सो जाते हैं, आप बिना कॉलर आपका मैला हो रहा है और आप उससे कह रहे हैं, "अरे! अरे! कोई बात नहीं हो रही।" तो क्या है, बच्चा भी वैसे ही सीखेगा। तो वो आप स्वास्थ्य के प्रति अपने बच्चे को सजग नहीं कर रहे। तो वस्त्रों के प्रति सजगता भी आपके बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति सजगता बना रही है। तो कभी-कभी हमें इसके लिए, तो हम उसे बीमारी के प्रति भी अवरोध करने के उपाय बता रहे हैं कि बीमारी से हम कैसे रुक सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपने बता दी। तो खुद के लिए भी आप बच्चे से रिगार्ड की इच्छा रखिए कि उसको, बच्चे से आपको रिगार्ड किस प्रकार रहे। अगर आप अच्छा भोजन करते हैं, संतुलित भोजन करते हैं, तभी आप बच्चे से कह सकते हैं। यदि आप अच्छा वस्त्र पहनते हैं, स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं, तभी आप बच्चे के लिए कह सकते हैं। यदि आप अपने शयन कक्ष को साफ-सुथरा रखते हैं, तभी आप बच्चे को कह सकती हैं। तो ये सारी जो है शारीरिक विकास के लिए ये सारी चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। यदि आप भी खेलते हैं, आप भी आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स खेलते हैं, तभी बच्चे के अंदर आप वो सारी चीज़ें जगा सकते हैं, जो एक आप अपने बच्चे के प्रति चाहते हैं। तो इसीलिए तो कई बार मैं ये कहती हूँ कि बच्चों की मेमोरी में रहने के लिए उनके जीवन में उतरना पड़ता है, उनके जीवन में जाना पड़ता है, उनके जीवन से हमें में सम्मिलित होना पड़ता है और साथ ही साथ कभी-कभी हमें समझौता भी करना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो प्रतिक्रिया है वो कुछ और करने के लिए कहती है कि ये ऐसा कर रहा है हमें, तभी आप अपने को खींचिए। नहीं, नहीं, ये समय इस बात के लिए उपयुक्त नहीं है। तो आपको इसके लिए समझौता करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे साथ ऐसा हुआ था,
तो हम भी बच्चों के साथ ऐसा क्यों ना करें? तभी आप अपने को कंट्रोल करिए, नहीं, नहीं, हमें वह करना है जो हमारे बच्चे के लिए उपयुक्त है, या हम अच्छी पेरेंट मैं एक अच्छा पेरेंट बनूँ। तो तभी आप उन बच्चों के प्रति एक अच्छा व्यवहार कर पा रहेंगे, क्योंकि समय बदल रहा है, हमें भी समय बदलना पड़ेगा, हमें भी उस समय के साथ चलना पड़ेगा। आप सोचिए उस समय टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप थी, हैं? आपको याद है आप कच्चे रास्तों पर चला करते थे, आज तेज़ी से अच्छी पक्की सड़कें सब जगह बन गई हैं, लाइट के लिए भी तरह-तरह की चीज़ें आ गई हैं। आपके क्या कहते हैं, किसी भी किचन में नई-नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो फिर आप बच्चों को पीछे क्यों धकेलना चाहते हैं? आप बच्चे को आगे बढ़ाइए, तो बच्चों के साथ-साथ आप स्वयं को भी बताइए कि ये है, और बच्चों को ये सोचिए कि वो क्या सोचें, ये मत बताइए, वो कैसे सोचें। यानी कि जिस तरह से समय प्रगतिशील हो रहा है, वो एक प्रगतिवादी विचारधारा के साथ सोच सके। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उनकी विचारों में प्रगतिशीलता हो, ना कि अ, पीछे की पुरातनपंथी जो समय के अनुरूप नहीं है, उसको वो सोचे। तो उनकी पुरातनपंथी सोच आपकी सभ्यता में तो हो, परंतु उनके व्यवहार में वैज्ञानिकता का समावेश हो। यदि हम इस तरह के होते हैं, वैज्ञानिकता के समावेश के साथ संस्कारों को लेते हुए बच्चों के साथ चलते हैं, तभी हमारी पेरेंटिंग बहुत अच्छी होती है। तो अब सबसे बड़ी बात ये है कि हमें बताना है कि वो कैसे सोचें। तो उनकी रुचियों को, उनकी प्रतिभाओं पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि उनके अंदर क्या रुचि है, क्या उनकी प्रतिभा है, तो वो किससे ब हमें ज्ञात हो जाएगी। हम बच्चों के साथ इंडोर गेम्स खेलें, हम बच्चों के साथ आउटडोर गेम्स खेलें, हम देखें कि बच्चे का ध्यान किस पर अधिक केंद्रित होता है, वो किस तरह से उसकी स्किल कैसे दिखाई दे रही है, इंडोर गेम्स में कौन-सी चीज़ को वो किस तरह से कर सकता है। वो चेस बहुत अच्छा खेल लेता है, लूडो अच्छा खेल लेता है, या यहाँ पर उसका ध्यान नहीं लगता है, या और भी कई सारी चीज़ें हैं जिससे कि किस माध्यम से हम बच्चे की स्किल्स को माप सकते हैं, नाप सकते हैं, और हम उसके अनुरूप उसके साथ व्यवहार कर सकते हैं। हम उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। अगर हम क्वालिटी टाइम अच्छी तरह से स्पेंड करते हैं, तो बच्चा धीरे-धीरे हमारे पास आता है, हमारे पास दौड़ा-दौड़ा आता है और हमें अपनी सारी बातों का सहभागी बनाता है। इसी के साथ-साथ हमें बच्चे के अंदर अन्वेषण की योग्यता पैदा करनी है, यानी खोज की कि किस तरह से नई नई चीजों को वो खोज ला सके, कल्पना की सामर्थ्य उसके अंदर हम पैदा कर सकें और उसे रचना करने में सक्षम बना सकें। ये एक पेरेंटिंग के लिए सबसे बड़ा एक योग्यता होनी चाहिए कि वो बच्चे के अंदर अन्वेषण की योग्यता पैदा कर सके, कल्पना करने की सामर्थ्य पैदा कर सके और रचना करने में उसको सक्षम बना सके। प्रारंभ से ही उसके लिए हम क्या करेंगे? प्रारंभ से ही अच्छी और ज्ञानवर्धक किस्से कहानियाँ सुनाएँ, कि उसके कि अच्छे अपने किस्से भी वो सुनाएँ जो कि उसके लिए एक प्रेरक प्रसंग हो सकें, कि पापा ने जब ऐसा किया था तो मैं तो इससे भी आगे कर सकता हूँ। मम्मी मेरी ऐसे करती थी तो मैं तो इससे भी अधिक करूँ। तो उनके किस्से जो आपके हों, वो भी कहानियाँ महापुरुषों की हैं, हेल्दी फूड की कहानियाँ हैं, आपके जहाँ कहीं कठिन परिस्थिति आई हैं, उस कठिन परिस्थितियों से उसने किस प्रकार से सामना करके उन परिस्थितियों को समाप्त कर सफलता प्राप्त की। इस प्रकार की कहानियाँ आप उन्हें सुनाइए। जब उन्हें सुनाइए, और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप उनके अंदर कल्पना की सामर्थ्य या अन्वेषण की इच्छा पैदा करना चाहते हैं, तो पहेलियाँ इसके लिए बड़ी साधक हो सकती हैं, बहुत अच्छी एक सूत्र हो सकती है, सफलता का सूत्र हो सकती हैं। क्योंकि जब आप कोई कहे पहेली बच्चे से पूछते हैं, तो उसका दिमाग चारों तरफ घूमता है और उसके अनुरूप उसमें से सामंजस्य पैदा करता है कि ये चीज़ ऐसी हो सकती है, ये ऐसी है। फिर वो जब सही बताता है तो आप उसको पैडिंग करिए, उसको शाबाशी दीजिए, "अरे वाह! तुम वहाँ तक पहुँच गए,
इतना तो हम सोच भी नहीं सकते थे। तो उसके अंदर आपने अन्वेषण की क्षमता पैदा कर दी। उसके अंदर और उसके को जोक्स सुनाइए। जोक्स में कई बार ऐसा होता है अच्छे-अच्छे लोग कई जोक्स समझ ही नहीं पाते। जब बच्चा जोक्स समझ पाए और खिलखिला के हँसे, पर जोक्स का स्टैंडर्ड आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो जोक्स अगर उसे सुनाते हैं और वो समझ पाता है और वो खिलखिलाकर हँसता है, तो आप भी प्रसन्नता का अभिव्यक्त करिए, प्रसन्नता को अभिव्यक्त करिए और समझाइए कि ये वास्तव में एक जोक्स था। और बच्चों के साथ प्रश्न तैयार करिए। आपने कोई प्रश्न किया, उसका आंसर वो दे रहा है। हमें क्योंकि आज के बच्चे हमसे ज़्यादा होशियार हैं। एक समय था कि अध्यापक केंद्रित शिक्षा होती थी। आज की शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा है। बच्चों को इतनी नॉलेज है कि हम सब फीके पड़ जाते हैं। तो आप बच्चों से प्रश्न पूछिए, आपको ज्ञान नहीं है, आप उनको सहजे मैं भी जब अपनी बच्ची को पढ़ाती थी शुरू में, तो क्या करती थी, क्योंकि मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई थी, तो और मेरी बेटी इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही थी। शुरू-शुरू में मैंने उसको ट्रांसलेट करना शुरू किया, तब पता चला उसकी टीचर ने बताया कि आप ट्रांसलेट बिल्कुल नहीं करेंगी, आप उसको उसी भाषा में समझने की योग्यता उसमें पैदा कीजिए। तो अब मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं उसको घर में कैसे रिवाइज़ कराऊँ, कैसे समझाऊँ? तो वो मैं क्या करती थी, उसे टीचर बना लेती थी और उससे मैं क्वेश्चन पूछती थी, मैम प्लीज़ न तो जब वो मुझे इतने अच्छे ढंग से समझाती थी, तो मुझे तो उसको तो आता ही था, तो वो उसको रिपीट कर लेती थी और मैं उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेती थी, एक्सेप्ट करती थी कि अच्छा ऐसे होता था, तो मेरी नॉलेज भी बढ़ने लगी। तो आप देखिए एक बार करोड़पति में भी ऐसा है कि बच्चों को पढ़ाने से ही एक 8th पास माँ काफ़ी करोड़ों तो नहीं शायद लाखों रुपया जीत कर ले गई थी। तो क्या हुआ कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों से प्रश्न करते हैं और बच्चे हमसे प्रश्न करते हैं, तो एक वातावरण तैयार होता है और एक ज्ञानवर्धक वातावरण से हमें नई-नई सीख मिलती चली जाती है, नए-नए ज्ञान की खोज होती चली जाती है। तो जब हम प्रश्न एक खेल है ट्रेज़र हंट, छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। उसी में आप बड़ा बड़ा भी बना सकते हैं। जैसे ट्रेज़र हंट में क्या है कि आपने बच्चे छोटे से बच्चे से कहा, जितनी भी ग्रीन चीज़ें हैं सब उठा कर के लाओ, तो वो सारी ग्रीन-ग्रीन ढूँढेगा और आपके सामने ला कर के देगा। या कभी कह दिया कि जो नुकीली पत्तियाँ हैं उसे उठा कर लाओ या जो सूखी हुई टहनी है उसे उठा कर लाओ। तो बच्चा उससे प्रकृति से संबंधित ज्ञान को हासिल कर लेता है। रंगों की पहचान हो जाती है, प्रकृति से के गुणों को पहचान जाता है और तत्संबंधित जितनी भी विशेषताएँ उसको आत्मसात कर लेता है। तो ये छोटी-छोटी सी बातें बहुत ना मामूली सी है कि आप जैसे भी करेंगे तो उससे और इस जो हम मैं अभी क्वेश्चनिंग के बारे में कर रही थी, तो हमें एनकरेज करना होगा। एनकरेज म्यूचुअल क्वेश्चनिंग आपस में जब-जब हम क्वेश्चनिंग करते हैं आपस में म्यूचुअल क्वेश्चनिंग करते हैं, तो बच्चा बोलता है, तो उससे वो सीखता है, उसकी झिझक खत्म होती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। तो हमने अनायास ही इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा करके कितने सारे गुणों को विस्तार दे दिया। जब बच्चे के अंदर आत्मविश्वास से लवरेज होता है, तो वो कहीं भी हिचकता नहीं है। कई बार आपने देखा होगा जो संकोची बच्चा है, उसके अंदर प्रतिभा होते हुए भी वो खड़ा नहीं हो पाता। जब वो खड़ा नहीं हो पाता तो धीरे-धीरे उसकी प्रतिभा कुंद होती चली जाती है। जब आपने अपने बच्चे को आत्मविश्वास से लबरेज कर दिया, आत्मविश्वास उसके अंदर भरपूर कर दिया, तो वो जो चीज़ नहीं भी जानता, उसको भी जानने की कोशिश करता है और उसके बाद साथ-साथ वो स्वयं को विकसित कर पाता है। तो इसी बात को मैं आज एक और दूसरी बात मैं अगली बात बताने जा रही हूँ, ग्रो बाय ऑब्जर्वेशन। आप अपने को बच्चे को ग्रो कर रहे हैं, उसकी पर्सनैलिटी को विकसित कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, किससे करिए? ऑब्जर्वेशन से। बच्चे को छोटी-छोटी सी चीज़ें उसको ऑब्ज़र्व कराना सीखिए, बताइए। जैसे कि उसने किया जैसे छुटपन बचपन से ही आप बच्चे को बताइए, देखो बेटा ये मसाला है, ज़रा सूंघ के देखो। तो उसने उसको सूंघा भी, उसको देखा भी और उसको सुना भी। तो उसने क्या किया,
उस बच्चे को उस चीज़ का भली प्रकार से ऑब्ज़र्व किया। जीरा ऐसा होता है, हींग ऐसी होती है, नमक ऐसा होता है, हल्दी ऐसी होती है, उसको इस तरह से रंग डाल कर के ऐसा बनता है, तब हमारे पास खुशबूदार भोजन तैयार होता है। ऐसे फलों को बेटा देखो ये एप्पल है, एप्पल की खुशबू देखकर बोलो कैसी खुशबू है, इसका छिलका उतारेंगे तो कैसा आएगा, इसके अंदर का गूदा कैसा है, इसका पल्प कैसा है, ये जूसी है या भुरभुरा है। तो इस तरह से जब हम ऑब्ज़र्व कराते हैं बच्चे को, तो बच्चे का ज्ञान अपने आप स्वतः बढ़ता है। जब उसको कक्षा में पढ़ाया जाता है, तो वो अनायास ही उन चीज़ों को समझता चलता है। उसी तरह से आप उसने उसको गंध भी बता दी और उसकी रचना का भी ज्ञान भी करा दिया। जब उसके माइंड में सेट हो जाता है कि ये एप्पल है, तो वो उस एप्पल का चित्र बनाने में बहुत ही समर्थ हो जाता है। देखकर हम चीज़ को नहीं बना पाते, जब हमारे मन और मस्तिष्क में चीज़ें उतर जाती हैं, तब हम ड्राइंग भी अच्छी बना पाते हैं, उसकी रचना भी अच्छी कर पाते हैं। तो हमने एक बच्चे के अंदर हमने उसकी रचना को सक्षम बना दिया। इसी तरह से इसी तरह से आज टी बजटिंग, अब मान लीजिए आप अपने बच्चे को ₹100 देते हैं। 1 मंथ में ₹100 देते हैं। छोटा बच्चा है, ₹100 दे दिए, बहुत बड़ी बात होती है ₹100 देने में। तो उसने कहा कि और उससे कहा, "आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं।" अब उसने आकर के देखा, तो बोला कि, "पापा मैं वो चीज़ लेने गया, तो वो तो ₹110 की है। क्या आप ₹10 मुझे देंगे?" तो पापा ने कहा, "नहीं बेटा, दे तो नहीं सकते। अगले महीने आपको कितने मिलेंगे? कितनी पॉकेट मनी मिलेगी?" तो पापा ₹100 मिलेंगे। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप धीरज रखिए, थोड़े दिन इंतज़ार करिए, अगले महीने जब आपको ₹100 मिलेंगे, तो आप उसमें से ₹10 निकाल कर के उसमें डालिएगा और अपनी चीज़ ले आइएगा। अब क्या है, बच्चा उस पैसे को बचाने की क्षमता रखेगा। उस पैसे को बचाएगा और इंतज़ार करेगा कि मेरे को अगले महीने 100 में से ₹10 निकालने हैं। फिर वो सोचता है मेरे पास ₹90 रह गए, इसको मैं किस प्रकार से जोड़ूँ? तो उसने एक बजट बनाना सीख लिया और धीरे-धीरे बजट हो गया और आपने क्या किया कि उसको टीच फाइनेंस टू योर चाइल्ड, आपने अपने बच्चे को फाइनेंस की भी शिक्षा देनी शुरू कर दी और यही इसी बचपन पर एक युवा व्यक्तित्व टिका करता है कि आपने उसको धनराशि के विषय में भी चिंता करना, उसको संतुलित रूप से प्रयोग करना भी उसको सिखा दिया। जब आपने सिखा दिया तो आप कितने अच्छे अभिभावक बन गए, आपने तो कितनी अच्छी पेरेंटिंग कर ली। तो इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि वंडरफुल लाइफ के लिए प्रेज़ेंट एटमॉस्फियर बड़ा अच्छा-सा बनाइए। तो घर का वातावरण ज्ञानवर्धक भी हो और अच्छा ज्ञानवर्धक के साथ-साथ तनावग्रस्त ना हो। हमेशा ये ध्यान रखिए। साथ-साथ लविंग एटमॉस्फियर, जो बच्चों को एक लविंग एटमॉस्फियर, घर का वातावरण में प्यार हो, तनाव ना हो, गुस्सा ना हो, एक-दूसरे के प्रति घृणा ना हो, एक-दूसरे के प्रति तिरस्कार की भावना हो, बल्कि पूरी तरह से प्रेम, सौहार्द, सहयोग की भावना उनके अंदर भरी हो। तो जब हम उस तरह का एटमॉस्फेयर बनाते हैं, तो हमारा बच्चा भली प्रकार से विकसित होता है। तो जैसे आप उसको किस तरह से कर सकते हैं, बच्चे को प्रकृति से प्रेम करना सिखाइए, बच्चे को प्राणी जगत से प्रेम करना चाहिए। जब मेरे बच्चे जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, सामने बिल्ली को देखकर खुश होते हैं, गिलहरी को देख कर के खुश होते हैं, खरगोश को देखकर खुश होते हैं और उनको प्यार करते हैं, तो मुझे बहुत हार्दिक प्रसन्नता होती है। मैं साथ-साथ उनको समझाती हूँ कि बेटा इनको पिंजड़े में बंद कर के उनकी जो स्वाभाविक गति है उसको हम अवरुद्ध करते हैं। तो हमें इनको छोड़ना चाहिए, दूर से देखना चाहिए और प्रसन्न होना चाहिए, उनके साथ खेलना चाहिए। यदि वो डर रहे हैं तो उनके साथ-साथ पीछे मत पड़िए। उनको बल्कि क्या करिए, उनको बहुत प्यार से सहलाइए, उनको दूर से देखिए और प्यार से उनको, अगर वो पास आते हैं तो प्यार से सहलाइए। तो इससे क्या हुआ कि हमने बच्चों को प्राणी जगत से प्यार करना सिखा दिया। तो वो सारी चीज़ में उनके अंदर प्रेम का भाव बना रहेगा। हर वस्तु को, जैसे वो पत्ते तक को तोड़ने में भी हिचकेंगे, वो फूल को झड़ते हुए देखना, फूल को तोड़ने में भी हिचकेंगे, फल को बिना बात ही काट कर फेंकने में भी, अन्न का दुरुपयोग करने में भी वो संकोच
करेंगे। तो क्योंकि हमने क्या सिखाया उसको एक अपने घर में एक क्रिएटिव लविंग एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया। जब हमने ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया तो हम भी कितने आशान्वित रहे, अपने उत्साहित रहे कि हमारे बच्चे कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। अब साथ-साथ क्या करना चाहिए, हमें अपने चारों ओर के छोटे-छोटे बच्चों से भी दोस्ती करनी चाहिए। चलते-फिरते उनसे अगर मिलते हैं, उनसे बातें करनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, जब हम बच्चों से दोस्ती करते हैं, तो हमें अपने बच्चों के पालन-पोषण के लिए बहुत सहयोग मिल जाता है। हम हर बच्चे की गतिविधि को देखते हैं, हर बच्चे की बातचीत को देखते हैं, हर बच्चे के व्यवहार को देखते हैं, तो फिर हम अपने बच्चों को भी देखते हैं कि अगर हमारा बच्चा ऐसा करता है तो क्या गलत करता है। ये तो मनुष्य की प्रवृत्ति, बाल प्रवृत्ति है। इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों से दोस्ती की साथ-साथ हमें अपने बच्चों के दोस्तों से भी दोस्ती करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? तो बच्चों के दोस्तों से दोस्ती करेंगे तो बच्चे ना आपसे डरना बंद कर देंगे। क्योंकि जब आपके बच्चों के दोस्त भी आपके साथ-साथ बातें कर रहे हैं, तो एक स्वस्थ वातावरण मिलता है। बच्चा माता-पिता से छुपाता भी नहीं है और उनकी बातों को सुन-सुन कर वो प्रसन्न होता रहता है। माता-पिता उनसे प्रसन्न होते हैं और एक घर में एक हँसी-खुशी का माहौल बनता चला जाता है। तो इससे जब हम एक इमोशनल टच मिलता है। जब हमारा इमोशनल टच मिलता है, तो हमें उन्हें समझने में बड़ी मदद मिलती है। हम जैसा कहते हैं, बच्चे वैसा नहीं सुनते हैं, हम जैसा करते हैं, वैसा ही बच्चे करते हैं। इसीलिए बच्चे आपकी कॉपी करते हैं तो इनको समझाने की कोशिश मत करिए, उनके इंस्ट्रक्टर आप मत बनिए। बल्कि आप उनके सामने एक उनके सामने एक आइडियल बनिए कि हमें ऐसा करना है, एक मॉडल बनना है हमें। तो क्या है कि और सबसे बड़ी बात है, कई बार हम क्या करते हैं, अपने बच्चे को तो खूब प्यार करते हैं, दूसरे के बच्चे को धुतकारते हैं। कई लोगों में ये इस तरह की आदत होती है, वो गंदी आदत है। उससे क्या होता है कि आपका बच्चा एक तो स्वार्थी बन जाता है, लालची बन जाता है, अभिमानी बन जाता है और जो है उसके अंदर सहयोगी प्रवृत्ति तो बिल्कुल ही नहीं रहती। आप स्वयं सोचिए, यदि आप दूसरे के बच्चों के साथ ऐसा करते हैं और आपके बच्चे के साथ कोई ऐसा करे, तो आपको कैसा लगेगा? तो आप स्वयं को सोचिए, आप उसे एक उम, ए ए एक आप अच्छी तरह से जज करिए कि ए मैन जजेस अदर्स बाय हिज़ ओन स्टैंडर्ड। तो आप अपने अंदर ये सोच कर करिए कि अगर मैंने अपने बच्चों के साथ किसी बच्चे के साथ ऐसा कर रहा हूँ, तो मेरे बच्चे के साथ कैसा किया जाएगा? तो इसलिए सब में वसुधैव कुटुंबकम वाला जो हमारा भारतीय संस्कृति का सिद्धांत है, उसका पालन करिए। सबके बच्चे आपके बच्चों के समान ही प्रिय हैं। तो उससे क्या, आपके बच्चे के अंदर भी वही वाली फीलिंग पैदा होगी। अब आप जो है, सबसे बड़ी बात है कि हेल्प योर चाइल्ड गेट ऑर्गेनाइज्ड। आप अपने बच्चे को ऑर्गेनाइज होना सिखाइए। आप कैसे ऑर्गेनाइज होना शुरू करेंगे? बहुत छोटी-छोटी सी बातें हैं। बच्चे को सबसे पहले कहिए अपना-अपना बेड ठीक करिए। आप उसके साथ पहले दिन अपने आप बेड ठीक करिए, उससे कहिए देखिए कैसे बेड ठीक होता है। फिर उसके बाद उसकी हेल्प लेना शुरू कर दिए। तीसरे दिन आप तीसरी बार उसके मतलब ये स्टेप वाइज़ स्टेप चलिए। फिर उसके बाद आप उसको छोड़ दीजिए। अपना बेड आप बनाइए। तो फिर क्या होगा कि जब वो इतना अच्छा बेड बनाने लगेगा, तो उसकी तारीफ़ आप अवश्य करिए, उसके अंदर आदत बन जाएगी। ऐसे ही आप अलमीरा के साथ करिए, वॉशरूम के साथ करिए, किचन के साथ करिए, तो क्या होगा, तो फिर उसकी तारीफ़ होती चली जाएगी। तो क्या होगा, जिस व्यवहार पर दोगे प्यार, उसे ही करेगा बारंबार। तो जब बच्चे की आप उसके कार्य पर जो सिखाया आपने कार्य है, उस पर आप उसके व्यवहार पर तारीफ़ कर रहे हैं, तो बच्चा उस कार्य को करता चला जाता है। यही तो आप चाहते थे। आप यही तो चाहते हैं कि मेरा बच्चा सारे कार्य को सीखे, और आपने अनायास ही उस चीज़ों को सिखा दिया। जब आप जी ये है, ये भी बात सही है कि आप पहले और आज की पद्धति में बहुत बड़ा अंतर है। उसमें पहले क्या होता था, उस समय तुलना की जाती थी, झिड़कना किया जाता था, उसको डाँटा जाता था और उसको क्या ना उसको हर बार झिड़कना, डाँटना, पीटना, यहाँ तक कि पीटा तक भी जाता था। पर
धुतकारना एक आम बात थी, बच्चों पर भी इतना असर नहीं पड़ता था क्योंकि उस बात को वो सीरियस ही नहीं लेते थे। पर आज के बच्चे को आप ज़रा-सा, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि आप उसको घूर कर भी नहीं देखते। तो हमेशा ध्यान रखिए, अपमान करना किसी के स्वभाव में हो सकता है, परंतु सम्मान करना हमारे संस्कार में होना चाहिए, कि हमारे स्वभाव में, हमारे संस्कारों में सबका सम्मान होना चाहिए। एक बच्चे का भी एक सम्मान होता है। अगर आप अपने बच्चे को झिड़क कर बोलते हैं, धुतकार कर बोलते हैं, पीटते हैं, मारते हैं, तो वो आपका रिगार्ड कभी नहीं करेगा, बल्कि आपके प्रति अवमानना की दृष्टि उसके अंदर हमेशा बनी रहेगी। इसके साथ-साथ ये है कि आप थोड़ा-सा ऑर्गनाइज़्ड खुद भी होइए। बच्चों को डाँटिए मत कि मूवी नहीं देखी जाएगी, मोबाइल बिल्कुल नहीं देखा जाएगा, बल्कि एक समय निश्चित हो और उस समय के साथ-साथ आप उनके साथ बैठिए। मूवी देख रहे हैं तो आप उनके साथ बैठिए। आजकल कई तरह की मूवी हैं तो उनमें साथ-साथ उनसे क्वेश्चन करिए, "बेटा ये मेरी बात समझ में नहीं आई, क्या आप बताओगे ये क्या हुआ?" ऐसे ही मोबाइल में भी इसके फीचर्स क्या हैं हमें तो समझ में नहीं आते। जब वो फीचर्स बताता है तो उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। जब उसका कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ तो उसे लगा कि मेरे पापा तो मेरे साथ सपोर्ट करते हैं। तो वो, और आप उसको ये भी बता रहे हैं कि आपको क्या-क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आपने उसको एक निश्चित अवधि दे दी। उस निश्चित अवधि में आपने उसको समझाया ये चीज़ें हमें देखनी है। तो क्या हुआ कि बच्चा प्रसन्न हो गया। बच्चा जो है समय को उचित प्रकार से प्रयोग करना सीख जाएगा। अगर हर समय उसके पास मोबाइल या टीवी देखने के लिए होगा तो वो कुछ भी देख सकता है, जो कि आप उसको दिखाना नहीं चाहते। इसी के साथ-साथ है कि आप ना रीड बुक्स योर चाइल्ड, अपने बच्चों की किताबें भी पढ़ना शुरू की सीखिए और उनसे क्वेश्चनिंग करिए, चलते-फिरते से, "अच्छा आपकी किताब मैंने पढ़ी, उसमें वो वाला लेसन था, उसमें वो जो था रामू क्यों कहता है ऐसा अपने पिता से?" कुछ भी बात, मतलब मैंने एक ऐसे व्यवहार में के रूप में, एक उदाहरण के रूप में आपसे कह दिए, परंतु आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बच्चा बड़े उससे मतलब आत्मविश्वास से होता है, "पापा ऐसा हुआ था, तब उसने ये वाली बात कही थी।" तो क्या है, आपने अनायास ही बच्चे को वो सारा याद करा दिया, रिपीट करा दिया। आपने उसको एहसास ही नहीं होने दिया कि आप कुछ उसको सिखा रहे थे, बल्कि आपने ये सिखाया कि मुझे नहीं पता तो आप मुझे सिखा रहे हैं। तो उससे क्या है, आपने बहुत कुछ उसको सिखा दिया। स्वयं भी अखबार पढ़िए, चाहे कुछ भी पढ़िए। घर में एक पढ़ने की प्रवृत्ति लाइए, चाहे पुस्तक है, चाहे अखबार है, कोई भी बाहर की मैगज़ीन है, और तत्संबंधित बातें उसके सामने आप करते रहिए। जब आप उसकी बातें करते हैं, तो बच्चे के अंदर अनायास ही पढ़ने की प्रवृत्ति पैदा होती है। जैसा मैं कह रही थी कि जैसा आप करेंगे, बच्चा वैसा ही करेगा। अब कई बार हम सोचते हैं कि ये तो बचकाने खेल हैं, इनको क्या खेलना, बच्चे खेल रहे हैं इनके साथ। नहीं, आप सोचिए, बचकाने खेल नहीं है, आप बच्चे के साथ खेल रहे हैं, बच्चों के साथ जुड़ रहे हैं। तो प्ले योर विद योर चाइल्ड, आप हमेशा अपने बच्चों के साथ खेलिए, चाहे किसी भी प्रकार के खेल हैं उनके साथ संयुक्त होइए, चाहे वो इंडोर गेम्स है, चाहे आउटडोर गेम्स है, तो बच्चा उससे जुड़ता है और कनेक्ट होता है। जब आपकी कनेक्टिविटी बढ़ती है, तो आपकी पेरेंटिंग बहुत अच्छी होती चली जाती है। और साथ-साथ पेशेंट ओरिएंटेड कंटेंट होना चाहिए, कि बच्चे के अंदर इच्छा हो रही है, तो उस तरह का हम कंटेंट उस बच्चे को दें। एक बार क्या हुआ कि मैं ही बैठी थी, मेरी छोटी-सी पोती मेरे पास आई, बोली, "दादी आप क्या बना रही हैं?" मैंने कहा, "बेटा मैं साग बना रही हूँ।" तो उसने कहा, क्या मैं भी आपके साथ हेल्प करा सकती हूँ?" तो पहले तो मैंने सोचा कि, क्योंकि कई बार साग साग खदकता है, पर क्या कहते हैं, और उसका हाथ वगैरह कहीं भी जल भी सकता है। परंतु तुरंत ही उसी क्षण मेरे अंदर एक दिमाग में बात आई कि नहीं, अगर मैं आज रोक दूँगी तो उसको बुरा लगेगा। तो उसने यही कहा कि तो मैंने कहा, "नहीं बेटा, थोड़ी देर आप पढ़ लीजिए।" उसने कहा, "नहीं मम्मा, दादी मैं पढ़ तो सकती हूँ, पर मैं आपके साथ भी तो कुछ सीखूँगी ना।" मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने सोचा, साग खदकेगा तो उस खदकने के लिए भी तो मैं उसको उपाय बता सकती हूँ। मैंने कहा, आओ बेटा। फिर मैंने उसको धीरे-धीरे सारी प्रक्रिया से अवगत कराया, साथ-साथ उसको गंदे पत्तों को तोड़ना भी सिखाया। अब धीरे-धीरे उसने मेरे साथ धीरे-धीरे प्रोसीजर सीखा और वो इतनी खुश थी, तो उसके अंदर एक स्किल डेवलप हुई। एक
जो मेंटल स्किल थी, वो उसकी डेवलप हुई। उसको अंदर से खुशी भी हुई और उसको लगा, और फिर साथ-साथ में उस साग की महत्ता के बारे में, उसमें मिनरल्स है, उनके मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, उसके विषय में भी बताती चली गई। तो वो बच्ची प्रसन्न हुई और उसकी स्किल्स डेवलप हुई। तो उसके अंदर मैंने अपने आप ही कॉन्फिडेंस डेवलप कर दिया। तो ये आप सोचिए कि उस खेल में सिखाते में मेरा सिखाने का तरीका मज़ेदार होना चाहिए। ये आप माता-पिता को इन बातों से सोचिए। साथ-साथ आप ये भी ध्यान रखिए कि इक्वल वेटेज देना है हमें, इक्वल वेटेज बिटवीन फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल। ये नहीं केवल फिजिकल पर ध्यान देते रहें या इंटेलेक्चुअल पर ही ध्यान देने लगें। जब दोनों में बैलेंस नहीं होगा, तो जैसे तराजू का पलड़ा एक नीचे है, एक ऊपर है, जा रहा है, तो ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। फिजिकल पर मेंटल और मेंटल पर यानी इंटेलेक्चुअल पर फिजिकल और फिजिकल पर इंटेलेक्चुअल दोनों आधारित होती हैं, तो उनका बैलेंस बनाना आपको ज़रूरी है। आप उनकी मानसिक और शारीरिक ध्यान देते रहें। वो अगर थोड़ा-सा भी फेलियर हो जाते हैं, तो आप उनको, अगर वो किसी चीज़ में नंबर कम आते हैं, तो आप ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं। अगर कोई शरीर में बीमारी आ जाती है, तो उसे ध्यान दीजिए। शरीर को तंदुरुस्त स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। तो इसलिए आप ऐसा नहीं करेंगे। बच्चा समझता है। ऐसी बात नहीं कि आप कहते हैं कि बच्चा समझता नहीं, मेरा तो सुनता नहीं, उठ के चल देता है, नहीं। अगर उसके अंदर आपने ये भावना भर दी है कि आपको स्वस्थ होना है, तो वो है। और जब आप कहते हैं कि आपको ये सीखना ही है, तो सीखता ही है। ऐसा नहीं है आप जो ऊपर से बात करते हैं, मेरा बच्चा सुनता नहीं, मेरा बच्चा सुनता नहीं, ये नहीं, तो इसमें ये आप अपनी अयोग्यता सिद्ध कर रहे हैं, कि ना कि बच्चे की अयोग्यता सिद्ध कर रहे हैं। अच्छा, साथ-साथ शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति आप भी, कई बार पेरेंटिंग बहुत कठिन काम है। इससे हर पेरेंट थक भी जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप पेरेंटिंग करते-करते थक जाएँ और फिर आप चिड़चिड़े हो जाएँ। आप थोड़ा-सा नैप लीजिए, थोड़ा-सा मतलब थोड़ी-सी पावर नैप लीजिए, थोड़ी-सी शक्ति हो, तो 10 मिनट सोना भी या घंटा भर सोना भी आपके लिए आवश्यक है। और बच्चों को भी नींद के प्रति, अगर भोजन के प्रति बता रहे हैं, तो नींद की उपयोगिता के विषय में बताइए। तो इसे, और कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं हम सही हैं, बच्चे गलत हैं, पर आपको भी अपनी गलतियाँ माननी चाहिए। मान लीजिए आप अपने बच्चों से कहकर गए कि मैं ठीक 5 बजे आ जाऊँगा और उसके बाद मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा। तो आपको ऑफ़िस में ही देर हो गई और जब आप आए तो 7 बज चुके थे, बच्चे तैयार बैठे हैं। आपने बहुत आराम से, प्यार से बच्चों से कहा कि सॉरी बेटा, मेरे को बहुत काम था, आज मैं इसलिए आपको घुमाने नहीं ले जा पाऊँगा, कल श्योर मैं लेकर जाऊँगा। तो आप समझेंगे कि बच्चे आपकी मजबूरियों को समझते हैं, परंतु उल्टे आपने कहना शुरू कर दिया, तुम्हें बस घूमने का ही रहता है, तुम्हें ये पता नहीं है कि मुझे ऑफ़िस में बॉस की कितनी-कितनी सुननी पड़ती है, कितना-कितना काम करना पड़ता है। तो क्या हुआ कि आपने पहली गतिविधि से तो बच्चों को समझदार बना दिया। दूसरी जो गतिविधि थी आपकी, उससे आपने उसको उद्वेलित कर दिया, उनको परेशान कर दिया। परेशान भी नहीं कहना चाहिए, आक्रोश से भर दिया कि हमारे पापा को हमारी कोई चिंता ही नहीं है। तो अगर हम अपने बच्चों को ढंग से अपनी गलतियों को अगर हम बच्चों के सामने अपनी गलतियों को मान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ये भी एक हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि हमें अपने व्यवहार को अपने अपने व्यवहार में बहुत कुछ औदार्य को भर दिया है। और एक अगली बात ये है कि हमें अपने बच्चे की एबिलिटी पर भी भरोसा रखना चाहिए, उनकी योग्यता पर भी भरोसा रखना चाहिए। क्योंकि कभी-कभी हमें बच्चों को अकेले भी छोड़ना चाहिए, कि जिससे हर समय हम हेलीकॉप्टर पेरेंट्स ना बने रहें, कि हर समय उनकी बातों को देखते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट करते रहें, उसकी छोटी-छोटी चीज़ों को देखें, नहीं। कभी-कभी हमें छोड़ना चाहिए कि नहीं, मेरा बच्चा कर सकता है, मेरा बच्चा छोटे बच्चे का भी ध्यान रख सकता है। ये नहीं कि नहीं उसके पास मत जाना, तो उसको मार देगा, उसको ये कर देगा। बल्कि आप कहिए ये तो हमेशा ही अपने भाई का या अपनी बहन का ध्यान रखता है या रखती है। तो वो जो है एक उसकी एबिलिटी पर जब हमने भरोसा रखा, तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा, क्योंकि उसको लगा मेरे माता-पिता मुझ पर विश्वास करते हैं। परिवार हो या संगठन, सब में सफलता का कारण है एक-दूसरे के विचारों को धैर्य से सुनना। और सुनना, समझना और सम्मान देना। इसीलिए आप 3 एफ याद रखिए हमेशा। सबसे पहले जब बच्चे के एक फर्म
नंबर 1 फर्म, जो आपने कहा उस पर आपको टिके रहना चाहिए। नंबर 2 फेयर, आपने जो बात कही है वैसी ही होगी। जो बात आप कहते हैं बिल्कुल बच्चे के सामने बाद में उसमें उलट नहीं। अगर आपने कहा है कि मुझे जाना है, मुझे ये करना है, तो करना है। और तीसरा है फ्रेंडली, तो जब आप बच्चों के साथ फ्रेंडली रहते हैं, तो बच्चा आपके साथ जुड़ा रहता है, वो दौड़-दौड़ कर आपके पास आता है। तो ये है कि एक सफल अभिभावक संतान में आशा को प्रेरित कर सकता है, कल्पना को उत्तेजि उत्तेजित कर सकता है और सीखने की जिज्ञासा पैदा कर सकता है। यानी आपने उनमें अन्वेषण, कल्पना व रचना करने की सामर्थ्य पैदा कर दी। तो आपको डीलिंग नहीं करना बच्चे को, बल्कि उसमें फीलिंग पैदा करनी है, उनको फ़ील कराना है। यानी कि अगर उससे कहा है कि सॉरी कर, वो उसको अंदर से फ़ील करे, यहाँ मुझे सॉरी करना है, यहाँ पर मुझे प्रसन्न होना है। यानी आपको डील नहीं करना बच्चे का, बच्चे को फीलिंग करानी है। उसको उसके नेचर को चेंज नहीं करना, बल्कि उसके नेचर को बिल्ड करना है। उसके नेचर को हमें बिल्ड करना है, उसमें उसमें कंटेंट नहीं डालना, वो हमें कंटेंट पैदा नहीं करना, बल्कि उसमें इंटेंट पैदा करना है। आप जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आप एक डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग करेंगे, ये इन्वॉल्विंग पेरेंट बनेंगे, ना कि अथॉरिटियन, पेसिमिसिव या नेग्लेक्टिव पेरेंट बने। ये चीज़ें मैं पिछले भी उसमें बहुत अच्छी तरह समझा चुकी हूँ। आप उन सब बातों को ध्यान रखिएगा। तर्कसंगत सोच, समस्या समाधान जैसे कौशल विकसित करते हुए स्वतंत्र विचारक बने। वह 21वीं सदी हेतु तैयार हों। ऐसे अभिभावक आप बने। अगर आप मैदान में हारते हैं, तो आप जीत सकते हैं। परंतु अगर आप मन से हार जाते हैं, तो आपको कोई भी नहीं जिता सकता है। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप मन में एक अच्छे अभिभावक बने, अच्छे पेरेंटिंग करें, माता-पिता दोनों मिलकर के एक अच्छी पेरेंटिंग अपने बच्चे के लिए दें, ये ऐसी मेरी आवश्यकता है, क्योंकि अच्छी भूमिका, अच्छे लक्ष्य, अच्छे विचारों वाले लोगों को हमेशा याद किया जाता है, मन में भी, शब्दों में भी और जीवन में भी। आपके बच्चे अपने जीवन में आपको हमेशा याद करते रहे, दौड़-दौड़ कर आपके पास आते रहे, यही मेरी शुभकामना है। इसी के साथ-साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। यदि आप इसमें कोई भी आपको शंका समाधान हेतु आप तत्पर हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आइए, अगर आप डिस्कस करना चाहें, नहीं तो आप अब चैटिंग बॉक्स में डालकर कमेंट भी डालकर भी अपनी बात कह सकते हैं। पुनः धन्यवाद।